हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था क्लास 8 के चैप्टर 13 का पार्ट 1 और आज हम करने जा रहे हैं इसका पार्ट 2। तो देखते हैं हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है 13.4। व्हाट अलाउज लाइफ टू बी सस्टेन्ड ऑन अर्थ, कि पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में क्या सहायता करता है। हमारी अर्थ पे ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से हमारी लाइफ पॉसिबल हो पाती है। Earth has the right conditions for life, but it is the beautiful connections between living and non-living things that help life to thrive. कि पृथ्वी पर जीवन के लिए राइट कंडीशन है, सही कंडीशन है, लेकिन लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों के बीच के जो सुंदर से जो ब्यूटीफुल कनेक्शन है, जो जीव हमारी लाइफ को थ्राइव करने में क्या करती है, मदद करती है। In Curiosity, grade 6 and 7, you learned about key natural resources such as air, water, sunlight, soil and minerals. की क्यूरियोसिटी कक्षा 6 और 7 में आपने क्या सीखा था कि नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं जैसे कि एयर हो गया, वाटर, सनलाइट, सॉइल एंड मिनरल्स, इनके बारे में आपने सीखा है। You also learned about the important life processes in plants and animals। और आपने क्या सीखा है, इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस यानी प्लांट्स और एनिमल्स में जो इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस होती है उसके बारे में आपने सीखा है। नाउ लेट अस एक्सप्लोर, आइए अब खोज करें हाउ ऑल दीज एलिमेंट्स, कि कैसे ये एलिमेंट्स इंटरेक्ट टू सपोर्ट एंड सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ, कि कैसे ये एलिमेंट इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, जिससे सपोर्ट मिलता है और हमारी अर्थ पर लाइफ को पॉसिबल बनाता है। तो देखते हैं 13.4.1 एयर, वाटर एंड सनलाइट। We know that the atmosphere contains oxygen which humans, animals and plants use for respiration। कि हमें पता है हमारी एटमॉस्फेयर पर गैस है, कौन सी, ऑक्सीजन, जो कि इंसानों के लिए, जानवरों के लिए और प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है। वो इसका यूज किस में करते हैं, रेस्पिरेशन में करते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, सॉरी, प्रेजेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांटे कार्बन डाइऑक्साइड, हमने किया था ना, आपने ये क्लास 7th में भी किया हुआ है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कहाँ से लेंगे वो, एयर से, एंड वाटर फ्रॉम द सोइल, और पानी लेते हैं वो कहाँ से, मिट्टी से। और ऐसे करके वो प्रिपेयर करते हैं फूड को, खाना तैयार करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन इज रिलीज, ऑक्सीजन गैस क्या हुई थी, बाहर रिलीज होती है, विच इज नीडेड फॉर रेस्पिरेशन, जो कि क्या है, रेस्पिरेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। वी हैव लर्न, हम सीख चुके हैं, रेडिएशन फ्रॉम द सन हीट्स द अर्थ, कि जो सन से क्या आ रही है, रेडिएशन आ रही है, वो पृथ्वी को गर्म करती है। सम ऑफ दिस हीट इज ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसमें से जो कुछ हीट है, ठीक है, जो कुछ हीट है उसको ट्रैप कर लेता है, रोक लिया जाता है। कि कौन रोक लेता है, एटमॉस्फेयर, किसकी वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। दिस इफेक्ट दो mild keeps the temperature just high enough for water to remain in the liquid state। कि ये जो इफेक्ट है, ठीक है, हल्का होने के बावजूद टेम्परेचर को इतना ऊंचा रखता है कि पानी लिक्विड स्टेट में बना रह सके। इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 7, क्यूरियोसिटी ग्रेड 7 में यू ऑल्सो लर्न अबाउट हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन, ठीक है, ग्रेड 7 में भी हम ये सीख चुके हैं ना, हीट ट्रांसफर का आपके पास था ना चैप्टर, तो उसमें हम ये क्या है, सीख चुके हैं कि जो हीट ट्रांसफर होती है ना, उसमें किया था ना कि जो हीट का जो ट्रांसफर होता है रेडिएशन से होता है। विदाउट एन एटमोसफियर, बिना एटमोसफियर के द अर्थ वुड लॉस हीट, पृथ्वी क्या लॉस कर देगी, हीट को क्या है, लॉस कर देगी टू स्पेस, अंतरिक्ष में, एंड बिकम टू कोल्ड, और बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, ठीक है, ठंड हो जाएगी। सो द ग्रीन हाउस इफेक्ट हेल्प्स कीप द अर्थ वार्म, इसीलिए जो ग्रीन हाउस है वो किस में मदद करता है, हमारी पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करता है, ठीक है। अब है वाटर की बात करते हैं। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, पानी हमारी जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है।
You have learned that it covers about 70% of the Earth's surface and is found in ponds, lakes, rivers, springs, seas, oceans and ground water. और हम ये सीख चुके हैं कि पृथ्वी की सरफेस का लगभग 70% जो भाग है वो ढकता है किसी तालाबों से, झीलों से, नदियों, झरनों, समुद्रों, महासागरों और क्या है अंडरग्राउंड वाटर से। ठीक है, इनमें पाया जाता है 70% वाटर। ऑल दिस वाटर फॉर्म्स द हाइड्रोस्फेयर। और ये जो सारा पानी है वो हाइड्रोस्फेयर मतलब जल मंडल बनाता है। इन चैप्टर 7 यू लर्न दैट वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट। चैप्टर 7 में हम ये भी सीख चुके हैं कि पानी एक अच्छा सॉल्वेंट है। इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 7 वी लर्न हाउ वाटर ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल टू लीव्स इन प्लांट। और ग्रेड 7 में हम ये भी सीख चुके हैं कि पानी कैसे मिट्टी से है ना सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स होता है उनको लीव्स तक पौधों की पत्तियों तक पहुंचाता है। इन एनिमल जानवरों में इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इट्स ठीक है डाइजेशन, पाचन में हेल्प करता है डाइजेशन में। एंड एंश्योर्स हाइड्रेशन, और जो हाइड्रेशन होता है ठीक है मतलब शरीर में पानी की मात्रा को सही बनाए रखता है। ऑल एसेंशियल फॉर हेल्थ एंड लाइफ, ठीक है हमारी जो लाइफ के लिए हेल्थ के लिए जरूरी है ठीक है उनके लिए क्या करता है उचित मात्रा में से बनाए रखता है। दो मच ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर, वी स्टिल नो little about what lives to million of life form from सॉरी ये लाइन यहाँ से what lives deep in the oceans, कि हालांकि पृथ्वी का ज्यादातर जो पार्ट है वो पानी से ढका है फिर भी हमें ओशंस की जो गहराइयों में रहने वाले जीवों के बारे में बहुत कम क्या है जानकारी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द हाइड्रोस्फीयर इज होम टू मिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स फ्रॉम टाइनी प्लैंक्टन्स टू जाइंट व्हेल्स, मैनी स्टिल बीइंग डिस्कवर्ड। क्या कह रहा है कि जो ये हाइड्रोस्फीयर है ना ये करोड़ों बिलियन मिलियंस ऑफ लाइफ है ना ये करोड़ों जीवों का घर है। छोटे से एक प्लैंक्टन से लेकर एक बहुत बड़े वेल तक जिनमें से कई अभी भी डिस्कवर किए जा रहे हैं तो उन सब का घर है ये। ओशंस, लेक एंड रिवर प्रोवाइड रिच एनवायरनमेंट्स फॉर एक्वाटिक लाइफ। और ये जो ओशंस लेक रिवर है ये हमें क्या प्रोवाइड करता है रिच एनवायरनमेंट क्या कर रहा है प्रोवाइड कर रहा है किसके लिए एक्वाटिक लाइफ के लिए है ना जो भी पानी में रहने वाले जो जीव है एक्वाटिक लाइफ के लिए। फ्रेश वाटर इज ऑल्सो नीडेड टू ग्रो क्रॉप्स एंड सपोर्ट पीपल अराउंड द वर्ल्ड। और जो फ्रेश वाटर है वो भी उसकी आवश्यकता होती है हमें फसलों को उगाने के लिए और ये सपोर्ट करता है लोगों को अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है वर्ल्ड की अराउंड। वाटर वेपर इन द एयर फॉर्म्स क्लाउड्स एंड ब्रिंग्स रेन और स्नो, कि जो वाटर वेपर होती है हवा में वो क्या है ठीक है हवा में जो वाटर वेपर है वो क्लाउड्स बनाता है और बारिश या बर्फ को लाता है। ठीक है, दिस रिफिल्स रिवर। अब देखो जो वाटर मतलब बारिश वगैरह हुई वो दोबारा से कहाँ पे रिफिल होता है दोबारा से कहाँ जाता है रिवर्स में लेक्स में अंडरग्राउंड वाटर में। Rainfall affects the kinds of plants and animals that can live in a place। और जो क्या कह रहा है कि जो रेनफॉल है वो अफेक्ट करती है कि किसी जगह पर किस टाइप के पौधे और जानवर रह सकते हैं। मूविंग एयर ऑल्सो शेप्स वेदर एंड रेनफॉल विच इन्फ्लुएंस फार्मिंग वाटर सप्लाई एंड लाइफ ऑन लैंड, की जो मूविंग एयर है जो चलती हुई हवा है मौसम और बारिश को भी क्या करती है प्रभावित करती है जो खेती होगी ठीक है और जो वाटर की सप्लाई होगी और जो हमारी ये जो लैंड पर जो लाइफ है उसको क्या करती है प्रभावित करती है। 13.4.2 सॉइल रॉक्स एंड मिनरल्स। Beneath our feet lies something remarkable, the earth's crust made of rocks, soil and minerals। कि हमारे पैरों के नीचे कुछ अद्भुत है ठीक है अर्थ क्रस्ट जो चट्टानों मिट्टी और किससे बनी हुई है खनिजों से मिलकर बनी हुई है। It may seem hard and lifeless, but it provides almost everything life needs to grow and survive। कि ये हमें कैसा लगता है हार्ड और लाइफलेस लगता है कि जैसे कि इसमें तो कुछ
जान प्राण ही ना हो, है ना, लाइफलेस हो, बट ये हमारे जीवन को क्या है बढ़ने के लिए और जिंदा रहने के लिए क्या है, लगभग हर चीज क्या करता है, प्रोवाइड करता है। फ्रॉम सॉइल दैट हेल्प्स प्लांट्स ग्रो टू मिनरल्स दैट गिव अस सॉल्ट, कोल, oil and metals like iron and copper. This outer layer support both ecosystems and human life. ठीक है, तो क्या कह रहा है कि मिट्टी जो पौधों को बढ़ने में क्या करती है, हेल्प करती है, और जो मिनरल्स हमें जो नमक, कोयला, तेल हो गया, जो हमारा आयन मतलब लोहा, तांबा जैसे मिनरल्स देते हैं, ठीक है, ये मेटल्स देते हैं, ये बाहरी ये जो आउटर लेयर है ये किस में सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, ये सपोर्ट करता है दोनों इकोसिस्टम और ह्यूमन लाइफ दोनों को, क्या करता है ये आउटर सपोर्ट, इसकी जो आउटर लेयर ये क्या करता है, सपोर्ट देता है। The solid parts of the earth, including materials like rocks, soils and minerals, are known as the geosphere. और जो solid part है किसका, अर्थ का, ठीक है, पृथ्वी का जो ठोस भाग है जिसमें क्या है, रॉक्स है, चट्टाने हैं, मिट्टी है, हर खनिज जैसे क्या है, मिनरल्स, ठीक है, जैसे सामग्री शामिल है, उसे हम क्या कहते हैं, जियोस्फीयर कहते हैं। Soil may look like simple dirt, but it is rich in nutrients like nitrogen and potassium that plant need to grow. कि जो सॉइल है, ठीक है, वो साधारण हमें क्या है, धूल जैसी लग सकती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन और पोटेशियम जैसे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जिनकी पौधों को बढ़ने के लिए क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। These nutrients come from the slow breakdown of rocks and the remains of plants and animals. और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये आते कहाँ से हैं, ये आते हैं धीरे धीरे, जब ये रॉक्स होती है, चट्टानें होते हैं, जब ये धीरे धीरे टूटती है, ठीक है, उससे या पौधों और जानवरों के रिमेन से, ठीक है, उनसे मिलते हैं। There are various types of landforms, rocks, soils, etc. on earth. कि पृथ्वी पर, हमारी अर्थ पर बहुत से टाइप के क्या हैं, लैंडफॉर्म हैं, चट्टानें हैं, मिट्टियां हैं, ठीक है। दिस वेराइटी along with the processes that shape and alter them is called geodiversity. और जो ये इन सब की जो मतलब विविधता है, वैरायटी है, उन्हें आकार देने और बदलने वाली जो प्रोसेस मिलकर जियोडाइवर्सिटी कहलाती है। It helps create unique habitats where different types of life can thrive. ये हमें मदद करती है, किसमें, ये हेल्प करती है क्रिएट करने में, क्या क्रिएट करता है, एक यूनिक सा अनोखा हैबिटेट, जहाँ पे कि डिफरेंट टाइप की लाइफ क्या कर सकती है, थ्राइव कर सकती है, यानी फल फूल सकती है, पनप सकती है। The non-living parts of nature like soil, rocks and water are not just a background, they help shape the story of life itself. तो क्या कह रहा है ये, कि जो नॉन लिविंग पार्ट है हमारे नेचर का, जैसे कि मिट्टी होगी, चट्टाने, पानी, है ना, ये सब नॉन लिविंग है, ये सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, ये हमें मदद करता है किसमें, बल्कि जो ये लाइफ की स्टोरी है उसको जो शेप देनी है उसमें ये क्या करता है, सहायता करता है। 13.4.3 प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो अब क्या कह रहा है कि पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव। From the chapter on microbes to the chapter on ecology, we have seen that the earth is full of life, from trees, shrubs, herbs to animals, insects and tiny organisms invisible to the naked eye. कि जो कौन से चैप्टर से कह रहा है, कि माइक्रोब्स वाले चैप्टर से लेकर, ठीक है, और जो इकोलॉजी वाले चैप्टर तक हमने क्या देखा है, कि हमारी जो लाइफ है वो जीवन से भरी हुई है, चाहे उसमें पेड़ हैं, झाड़ियां हैं, जड़ी बूटियों से लेकर जानवरों, कीड़ों, ठीक है, और जो हमें की हमारी आंख से ना दिखाई देने वाले माइक्रोब्स तक। ऑल लिविंग बीइंग, जो भी लिविंग बीइंग्स है, अलोंग विद द प्लेसेस वेयर दे लिव मेक अप द बायोस्फीयर। और सभी जीवित प्राणी और वे स्थान जहाँ वो रहते हैं, वो जगह जहाँ पे वो रहते हैं, वो सब मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर यानी जीव मंडल। This includes land, water, and air where life interacts with its surroundings to survive and grow. और ये क्या इंक्लूड करती है, इसमें जो क्या इंक्लूड है, पानी हो गया, हमारी भूमि और हवा शामिल है, जहाँ जीवन अपने परिवेश के साथ संपर्क करके जीवित रहता है और बढ़ता है। एज यू लर्न इन चैप्टर 12 में जैसे कि आप क्या है सीख चुके हैं, ठीक है, हमने क्या सीखा है, कि
लिविंग बींग्स डिपेंड ऑन वन अनदर एंड दियर एनवायरनमेंट, कि लिविंग बींग है वो डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे और एनवायरनमेंट पे। प्लांट्स मेक फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स कैसे फूड तैयार कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। एनिमल्स ईट प्लांट, जानवर प्लांट को खा रहा है या अदर एनिमल्स को खा रहा है। एंड जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ब्रेक डाउन डेड मैटर, वो जो गली सड़ी या जो डेड मैटर्स होते हैं ना उनको ब्रेक कर देते हैं और उसको रिटर्न कर देते हैं। किसको रिटर्न करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को टू द सॉइल, मिट्टी में क्या कर देते हैं, न्यूट्रिएंट्स को रिटर्न कर देते हैं। नेचर वर्क्स टुगेदर, नेचर एक साथ काम करती है एज अ सिस्टम टू सपोर्ट लाइफ, एक सिस्टम के तौर पर नेचर क्या करती है, काम करती है और इस तरह मिलकर वो हमारे जीवन को क्या देती है, सपोर्ट करती है, सहारा देती है। 13.4.4 द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस, कि जो बैलेंस है, ठीक है, जो बैलेंस है उसका क्या इम्पोर्टेंस है। Have you ever wondered how so many things on earth stay in balance? कि क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर इतनी सारी चीजें बैलेंस में कैसे बनी रहती हैं, है ना। होता है ना माइंड में क्वेश्चन भी कि हाँ कैसे बैलेंस किया हुआ है। अर्थ इज लाइक अ जायंट टीम वर्क प्रोजेक्ट बिटवीन नेचर, वेदर एंड लाइफ इटसेल्फ, कि जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, वो नेचर, वेदर, मौसम और स्वयं अपनी लाइफ के बीच एक बहुत बड़ी टीम वर्क, ठीक है, टीम वर्क प्रोजेक्ट जैसी है। इट इज अ वास्ट, ये बहुत ही विशाल लिविंग सिस्टम वेयर लैंड, एयर, वाटर एंड लिविंग थिंग्स सपोर्ट एंड अफेक्ट वन अनदर, ठीक है। तो ये एक विशाल जीवित प्रणाली है, ठीक है, जहाँ पे जमीन है, हवा है, पानी है और लिविंग थिंग्स है, एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं और क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं एक दूसरे को। इवन अ स्मॉल चेंज इन वन पार्ट, इवन दैट, कि एक छोटा सा चेंज एक पार्ट में, जैसे कि कटिंग डाउन अ फॉरेस्ट, जैसे कि पेड़ों को काटना, कैन इम्पैक्ट रेनफॉल, अगर देखो हम पेड़ों को काटते हैं तो उसका असर पड़ेगा बारिश पे, सॉइल पे, एयर की क्वालिटी पे एंड द एनिमल्स दैट लिव देयर, और यहाँ तक कि जो जानवर वहाँ रह रहे हैं उनको भी वो क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। लाइफ ऑन अर्थ सर्वाइव्स not because of just one thing but because everything works together in balance, कि पृथ्वी पर जीवन सिर्फ एक चीज की वजह से नहीं है बल्कि इसलिए बना रहता है क्योंकि सब कुछ मिलकर बैलेंस में काम करता है। इट इज दिस बैलेंस दैट कीप्स अवर प्लैनेट हैबिटेबल, और इस बैलेंस की ही वजह से, यही बैलेंस हमारे प्लैनेट को रहने के लायक बनाता है, रहने योग्य बनाता है। That's why preserving and protecting clean air, water, soil, and all forms of life is not just important but essential for keeping Earth healthy for the future. कि दैट्स वाई, इसलिए जो साफ हवा है, पानी, मिट्टी और सभी प्रकार के जीवन को जो क्या कर रहा है, उसको सुरक्षित, ठीक है, सुरक्षित और क्या कर रहा है, प्रिजर्व कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट रखना सिर्फ इम्पोर्टेंट ही नहीं बल्कि फ्यूचर के लिए हमारी अर्थ को क्या है, हेल्दी रखने के लिए भी ये क्या है, जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 13.5, व्हाट कीप्स लाइफ फ्रॉम डिसअपियरिंग, कि लाइफ को डिसअपियर होने से क्या बचाता है। If plants and animals didn't reproduce, life would eventually disappear from Earth, कि यदि पौधे और जानवर रिप्रोड्यूस ना करें, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस ना हो, तो हमारी लाइफ जो पृथ्वी है वहां से लाइफ क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। रिप्रोडक्शन ensures that each type of organism continues to exist, maintaining the continuity of life, और जो रिप्रोडक्शन है ये एंश्योर मतलब कि पूरा सुनिश्चित करता है कि हर टाइप के जीव का क्या है, अस्तित्व बना रहे और लाइफ की कंटिन्यूटी क्या है, बनी रहे। इसका मतलब क्या है कि अगर मान के चलो कि रिप्रोडक्शन ना हो तो पॉपुलेशन तो ना तो कोई पीढ़ी बढ़ेगी, है ना, तो इससे क्या होगी कि हमारी लाइफ की कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी। तो रिप्रोडक्शन इसीलिए जरूरी है ताकि जो हमारी लाइफ की कंटिन्यूटी है वो मेंटेन रहे। We usually expect that animals will produce young ones that resemble them. Cows have calves and cats have kittens. कि हम आमतौर पर उम्मीद करते हैं कि जानवर अपने जैसे ही बच्चे पैदा करेंगे। अब जैसे गाय है वो बछड़ा पैदा करती है और बिल्ली है, ठीक है, बिल्ली जो अपनी किटन को है ना उनको जन्म देती है।
This happens because parents pass on instructions to their offsprings about how to develop from a single cell. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जो सिंगल सेल से कैसे डेवलप होना है. These इंस्ट्रक्शन और ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, ये जो क्या है इंस्ट्रक्शंस हैं, कार्ड, जेनेटिक मटेरियल्स और जीन, इन इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहेंगे जेनेटिक मटेरियल्स और जीन्स कहते हैं. आर स्टोर्ड इनसाइड एवरी सेल ऑफ अ लिविंग बीइंग, और ये स्टोर होते हैं हर एक सेल में, ठीक है, हर एक लिविंग बीइंग की सेल में. यू कैन थिंक ऑफ जीन्स एज अ डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन मैनुअल इनसाइड ईच सेल, और आप सोच सकते हैं, ठीक है, ऑफ जीन्स, आप क्या कह रहा है ये कि आप थिंक समझ सकते हैं जो जीन्स है उसको एक डिटेल इंस्ट्रक्शन, कि ये क्या है एक डिटेल इंस्ट्रक्शन मैनुअल, यानी बुक की तरह आप इसको क्या है पुस्तिका की तरह भी से समझ सकते हैं. सम इंस्ट्रक्शंस टेल द सेल हाउ टू मेक ब्लड while other guide the formation of bones muscles और स्किन, कि जो कुछ इंस्ट्रक्शन है, अब देखो कौन क्या करता है वो बता रहा है कि जो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो सेल्स को बताते हैं कि ब्लड कैसे बनाना है, जबकि बाकी है जो वो बोन्स को मसल्स को स्किन को, ठीक है, उनकी फॉर्मेशन कैसे करनी है उसको उसके लिए गाइड करते हैं. Together, these instructions ensure that a calf grows into a cow or a kitten grows into a cat. और ये सभी साथ में ये सभी जो इंस्ट्रक्शन है ये एंश्योर करते हैं कि जो एक बछड़ा है, ठीक है, वो बड़ी होकर गाय बने, या जो बिल्ली का जो बच्चा बड़े होके क्या बने, बिल्ली बने. But reproduction does more than just create more of the same kind of living being. पर जो रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ एक प्रकार के ही जीवों की संख्या बढ़ाने से कहीं अधिक करता है. It also allows for small changes in the instructions that are passed down from parents to offspring. और ये माता पिता से बच्चों तक जाने वाले इंस्ट्रक्शन में जो छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं उनकी भी अनुमति देता है. समटाइम्स कई बार दीज चेंजेस हेल्प अ प्लांट और एनिमल, कई बार ये जो चेंजेस होते हैं प्लांट और जानवर को मदद करता है सर्वाइव बेटर इन अ न्यू एनवायरनमेंट, कि वो नए एनवायरनमेंट में नए वातावरण में अच्छे से सर्वाइव कर सकें. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ओवर टाइम कैमल्स डेवलप्ड हार्म्स टू स्टोर फैट एंड सर्वाइव इन डेजर्ट, जैसे कि समय के साथ ऊंटों ने क्या करना शुरू कर दिया, जो फैट को क्या करना शुरू कर दिया, इकट्ठा करना, और रेगिस्तानों में जीने के लिए क्या किया, कूब है ना, कूब होती है ना उनकी, कूब को क्या किया, डेवलप किया. Even microbes evolve. Some bacteria, as you learn in the chapter on health, have become resistant to antibiotics, helping them persist. कि सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे माइक्रोब्स हैं वो भी इवॉल्व हुए हैं. कुछ बैक्टीरिया जैसे कि आपने हेल्थ वाला एक चैप्टर था ना उसमें हमने पढ़ा था, वो एंटीबायोटिक के प्रति क्या हो गए, वो रेजिस्टेंट बन गए हैं, जिससे कि वो क्या कर पाते हैं, जीवित रह पाते हैं. ओवर मैनी जनरेशंस, ठीक है, कई पीढ़ियों में सच चेंजेस कैन लीड टू न्यू फीचर्स और इवन कंप्लीटली न्यू टाइप्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, कि कई पीढ़ियों में तो ऐसे बदलाव, ऐसे चेंजेस हैं जो नई फीचर्स या फिर बिल्कुल नए प्रकार के जीवों का कारण बन सकते हैं. सो रिप्रोडक्शन नॉट ओनली कीप्स ईच काइंड कंटिन्यूइंग बट आल्सो हेल्प्स लाइफ अडेप्ट चेंज एंड कंटिन्यू इन न्यू फॉर्म्स. इसीलिए जो रिप्रोडक्शन है ना केवल हर प्रजाति को जारी रखता है बल्कि जीवन को, ठीक है, जीवन को अनुकूलित होने, ठीक है, क्या करने के लिए, जीवन को अनुकूलित मतलब अडेप्ट होने, बदलने, चेंज करने और कंटिन्यू आगे बढ़ने में भी क्या करता है, मदद करता है. बट हाउ कैन द सेम प्रोसेस लीड बोथ टू सिमिलैरिटी एंड एनिमल gives birth to similar individuals such as a cow gives birth to a cow, and variation shows different characteristics like difference in color and height of two individuals of some kind. पर ये क्या कह रहा है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, वो सिमिलैरिटी, जैसे कि अब एक जानवर वो अपने जैसे बच्चा जन्म देता है, जैसे गाय है,
ठीक है। जैसे क्या है, गाय है वो किसको जन्म दे रही है, बछड़े को जन्म देती है। और डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, वो क्या कह रहा है, और वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस होना। जैसे मान लो कि कोई किसी प्रकार का कोई एनिमल है, उसमें उसका कलर या उसकी हाइट में जो डिफरेंस दोनों का कारण वो कैसे बन सकती है। दैट इज अ फैसिनेटिंग पजल, ये बहुत यही मतलब कि फैसिनेटिंग पजल है, अत्यंत रोचक पहेली है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस, दो टाइप के रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस होती हैं। वन इन विच द यंग आर ऑलमोस्ट इज एग्जैक्टली लाइक दियर पेरेंट एंड अनदर इन विच दे लुक स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दियर पेरेंट्स। देखो दो टाइप के कहीं है रिप्रोडक्शन, ठीक है। एक तो जिसमें बच्चा अपने माँ बाप की तरह लगभग मतलब हूबहू बिल्कुल उनके जैसे होगा, और दूसरा जिसमें बच्चा अपने माता पिता से थोड़ी अलग क्या है, दिखाई देता है। In asexual reproduction, a single parent produces new individuals that are exact copies of itself, exact in terms of the instructions inside the cell. और क्या कह रहा है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो, उसमें क्या होता है, किसे कहते हैं कि जिसमें एक जो सिंगल पेरेंट है ऐसे नए इंडिविजुअल को जन्म देता है जो उसकी क्या होते हैं, उसके जैसे क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी होती है। ठीक है, ये एग्जैक्ट कॉपी होती है, ये हम पढ़ चुके हैं वैसे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, और अब दूसरा कह रहा है कि ये तो था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट होगा। ठीक है, अब है सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम टू पेरेंट, क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स शामिल होते हैं तो इंस्ट्रक्शन दोनों से आएगी। तो दोनों पेरेंट्स से जो इंस्ट्रक्शन है वो कंबाइन होती है, कंबाइन टू क्रिएट ऑफस्प्रिंग, कंबाइन होकर ऑफस्प्रिंग को क्रिएट करेगा दैट आर नॉट एग्जैक्टली लाइक आइदर ऑफ द पेरेंट। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि वो इसमें क्या होगा कि दोनों पेरेंट्स के इंस्ट्रक्शन से मिलकर बनेगा, जो दोनों में से किसी भी पेरेंट्स की बिल्कुल क्या है, मतलब एग्जैक्ट नहीं होगा। ठीक है, अपने पेरेंट्स की तरह क्या कह रहा है कि वो एग्जैक्ट क्या है, उनकी तरह नहीं भी होगा। दे शेयर सम ट्रेड्स, वो कुछ ट्रेड्स है अपने, कुछ जो गुण है वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं विद बोथ पेरेंट, दोनों पेरेंट्स से, बट ऑल्सो हैव डिफरेंसेस, पर फिर भी आपको उनमें क्या दिखाई देगा, उनमें आपको डिफरेंसेस दिखाई देंगे। ठीक है, सेम होगा उसमें। ठीक है, this mixing helps keep useful features while allowing new ones to appear। और ये जो मिक्सिंग है, ठीक है, क्या कह रहा है कि जो मिक्सिंग है ये मदद करता है, किसमें मदद करता है, यूजफुल फीचर्स, यानी कि कुछ जरूरी जो विशेषताओं को बनाए रखता है और नई विशेषताओं के, ठीक है, और जो नई विशेषताओं के उभरने की उनको क्या करता है, अलो करता है। Over many generations, these small differences can add up, leading to big differences and even new life forms। और कई पीढ़ियों में ये जो छोटे छोटे डिफरेंस मिलकर क्या है, बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाते हैं, और यहाँ तक कि जो नए जीव होते हैं, ठीक है, नए जीव हैं जो उनकी न्यू लाइफ फॉर्म का कारण भी बनते हैं। Let's explore how reproduction takes place in plants and animals and how it helps living beings develop special features and sometimes change over time। कि क्या कह रहा है अब, कि आइए एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे रिप्रोडक्शन है वो प्लांट्स और एनिमल्स में होता है, और ये कैसे जो हमारी लिविंग बींग्स हैं उनको स्पेशल जो फीचर्स डेवलप करने और टाइम के साथ बदलने में मदद करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 13.5.1 असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम वन बाय वन करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। मैनी प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस व्हेन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट्स लीफ स्टेम और रूट इज प्लांटेड इन सॉइल। कि कई पौधे तब रिप्रोड्यूस करते हैं जब कोई भी जो उनका पार्ट है, जैसे मान को चलो कोई उनका पत्ता है, कोई इनकी रूट है, स्टेम है, उसको मिट्टी में लगाया जाता है। तो दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इस टाइप की जो रिप्रोडक्शन है उसको हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहेंगे। ठीक है, कैन यू ऑब्जर्व एंड लिस्ट सम प्लांट्स अराउंड यू दैट ग्रो दिस वे। कि क्या आप ऑब्जर्व
कर सकते हो और कुछ ऐसे मतलब कि कुछ पौधों को देख सकते हैं और उनकी लिस्ट बना सकते हो जो इस तरह उगते हैं। ये भी हमने जो पीछे चैप्टर किया था ना, ऐसे रिप्रोडक्शन का चैप्टर आया था, है ना? उसमें हम ये चीज़ें कर चुके हैं, है ना? सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि आपके पास प्रीवियस क्लास में था। अब देखो ये जो लड़की है ये क्या कह रही है, हाउ डू बैम्बू एंड शुगर केन ग्रो इनटू न्यू प्लांट, कि जो बांस होता है और जो शुगर केन गन्ना है, ठीक है, उनसे नए पौधे कैसे उगते हैं। आई हैव नेवर सीन देयर सीड्स, मैंने तो उनके कभी बीज ही नहीं देखे हैं। तो देखो एक्टिविटी 13.3, जैसे शुगर केन है ये कैसे ग्रो करता है, इसके लिए बीज नहीं बल्कि इसके स्टेम को कट करके हम ग्रो कर सकते हैं। तो एक्टिविटी 13.3 में है लेट अस फाइंड आउट, आइए फाइंड आउट करते हैं। टेक सम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक स्टेम कटिंग ऑफ अ मनी प्लांट, द आई ऑफ अ स्प्राउटेड पोटैटो और अ पीस ऑफ जिंजर। कि मनी प्लांट है, मनी प्लांट का आपको स्टेम कटिंग और जो आलू है स्प्राउटेड, है ना, अंकुरित आलू की आई या अदरक का एक टुकड़ा जैसे पौधों के कुछ आपको हिस्से लेने हैं। प्लांट ईच ऑफ देम सेपरेटली इन मॉइस्ट सॉइल नॉट टू डीप, कि आपने इनमें से हर एक को क्या है कि मॉइस्ट, है ना, नम मिट्टी में अलग अलग लगाने हैं, बहुत ज्यादा डीप नहीं ग्रो करना उगाना इनको, ठीक है। फॉर मनी प्लांट के लिए यू कैन जस्ट पुट अ कटिंग इन अ ग्लास कंटेनर विच मेक्स इट इजी टू ऑब्जर्व। क्या कह रहा है कि मनी प्लांट के लिए आप सिर्फ कटिंग को एक कांच के बर्तन में डाल सकते हैं, जिससे उसे देखना आसान हो जाता है। Make sure they get all the conditions they need to grow like water, air and sunlight. आपको make sure करना है कि उन्हें बढ़ने के लिए जो सभी जरूरी चीजें मिले, जैसे हवा, पानी और धूप। Watch them every day and note how many days it takes for root, stem and leaves to appear. कि उन्हें रोज देखें और ध्यान दें कि जड़ें, है ना, कि जो भी उनकी आपको क्या देखना है कि जो उनकी रूट है, स्टेम है, लीव्स हैं, है ना? उनको मतलब कि निकलने में कितने दिन लगते हैं। ऑल्सो ऑब्जर्व व्हेन द फर्स्ट न्यू लीफ अपीयर्स, और ये भी देखिए कि उनकी पहली जो नई लीफ है वो कब निकलती है। एवर हर्ड ऑफ, क्या आपने कभी सुना है, नॉट जस्ट प्लांट्स माइक्रोब्स एंड सिंपल एनिमल्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, कि सिर्फ पौधे ही नहीं, जो माइक्रोब्स होते हैं और कुछ सिंपल एनिमल्स होते हैं वो भी असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड अमोइबा डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल इंडिविजुअल। उदाहरण के लिए जैसे कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये भी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गए, अमोइबा हो गया, है ना, ये क्या करते हैं डिवाइड होकर, ठीक है, डिवाइड होकर क्या है, दो आइडेंटिकल, दो एक जैसे जीवों में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। सम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी कैन रीग्रो फ्रॉम स्मॉल कट पार्ट्स, और कुछ मल्टीसेलुलर कौन से होते हैं, जिनमें जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी बहुत से सेलों से मिलके बनी होती है, जैसे एल्गी है, ये दोबारा से ग्रो कर सकता है कैसे, अगर हम इसको क्या छोटे छोटे इसके पार्ट्स कर दें। हाइड्रा अनदर सिंपल एनिमल, हाइड्रा जो दूसरा सिंपल एनिमल ग्रोज टाइनी बर्ड्स ऑन इट, उसमें ना छोटे छोटे बर्ड होते हैं, है ना, जो हम जिसे हम बर्डिंग मेथड से पढ़ते हैं, है ना, तो वो टाइनी बर्ड्स होते हैं ऑन इट बॉडीज की बॉडी पर, दैट ब्रेक्स ऑफ, जो ब्रेक ऑफ हो जाता है एंड ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, और ब्रेक होकर क्या करता है, नया इंडिविजुअल को बनाता है। प्लेनेरिया है जो कि एक टाइप का फ्लैट वर्म है, ठीक है। प्लेनेरिया क्या है, एक टाइप का फ्लैट वर्म है, चपटा कीड़ा कहते हैं जिसको, ये दिखाया हुआ है। कैन रीग्रो, ये दोबारा से ग्रो कर सकता है, फ्रॉम अ फ्रेगमेंट ऑफ इट्स बॉडी, अपनी बॉडी के किसी फ्रेगमेंट से। साइंटिस्ट स्टडी दिस ऑर्गेनिज्म टू अंडरस्टैंड रीजनरेशन इन एनिमल, साइंटिस्ट हैं जो, ठीक है, वो इस ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी है जानवरों में कैसे रीजनरेशन को समझने के लिए करते हैं। जैसे था ना यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म था, उसकी मतलब बॉडी अगर पीसी जैसे कट से की है, फिर ये दोबारा से क्या करेगा, दोबारा से ये ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट है, अब ये तो हमने अभी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे 13.5.2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के इस टाइप में टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, हमने पीछे पढ़ा था ना, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यूजुअली कॉल्ड, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मेल और फीमेल। दिस इज इजी टू ऑब्जर्व इन एनिमल्स, ये एनिमल्स में ऑब्जर्व कर पाना बहुत ही आसान है। बट डिड यू नो इवन फ्लावरिंग प्लांट्स हैव मेल एंड फीमेल पार्ट, कि क्या आप जानते हो कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें भी मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, ठीक है, उनमें भी मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड यीस्ट, कुछ तो ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जैसे बैक्टीरिया और यीस्ट, ऑल्सो हैव टू मैटिंग टाइप, जिसमें दो टाइप के मैटिंग टाइप्स होते हैं, दैट एक्ट लाइक द टू पेरेंट, जो दो पेरेंट्स की तरह क्या करते हैं, उनकी तरह ही बिहेव करते हैं, उनके जैसे होते हैं। स्पेशल सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन, अब हमें बताना है कि रिप्रोडक्शन के लिए इनमें क्या स्पेशल सेल होता है। यू माइट वंडर इफ बोथ पेरेंट पास ऑन देयर जेनेटिक मटेरियल फॉर मेकिंग अ न्यू ऑर्गेनिज्म वांट द चाइल्ड एंड अप विद डबल द अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्या कह रहा है कि आप जानकर हैरान होंगे कि अगर दोनों पेरेंट्स हैं, ठीक है, पास ऑन देयर जेनेटिक, अगर वो अपने दोनों पेरेंट्स अपने जेनेटिक मटेरियल को पास करते हैं एक न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए, तो जो चाइल्ड अप विद डबल द अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो उसके पास क्या, जो चाइल्ड है, ठीक है, उसके पास तक क्या वो डबल अमाउंट में इंस्ट्रक्शन नहीं जाएगी। एंड वुड नॉट दिस कीप डबलिंग एवरी जनरेशन, और ये नहीं करे रखेगा हर बार डबलिंग हर जनरेशन में। दिस डज नॉट हैपन, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ईच पेरेंट्स मेक स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड गैमेट्स, क्योंकि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर पेरेंट्स है जो, वो क्या है, स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव, वो स्पेशल उनमें रिप्रोडक्टिव सेल होता है जिसको हम गैमेट्स कहते हैं। दिस कैरी ओनली हाफ ऑफ द पेरेंट्स जेनेटिक मटेरियल, और ये कैरी करते हैं सिर्फ हाफ ही जेनेटिक मटेरियल को क्या है, कैरी करते हैं। जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स ज्वाइन, जब दोनों के गैमेट्स इकट्ठे होते हैं, ज्वाइन होते हैं, दे फॉर्म अ न्यू सेल, तो वो एक नया सेल बनाते हैं विद द कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, पूरे इंस्ट्रक्शन के साथ, हाफ फ्रॉम ईच पेरेंट्स, यानी दोनों पेरेंट्स से हाफ हाफ, हाफ मेल से है तो हाफ फीमेल से होगा, है ना। ये चीजें हमने सब 7th क्लास में भी किया था, तो जो बच्चा लास्ट क्लास में पढ़ चुका है उसके लिए तो बहुत ही आसान होगा ये समझना। तो देखो, बेबीज डू नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक देयर मदर और फादर, जो बच्चा होता है वो बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्टली अपने मदर या फादर की तरह नहीं दिखता। इवन ब्रदर एंड सिस्टर्स इन द सेम फैमिली कैन लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यहाँ तक कि भाई और बहन भी, एक फैमिली में दो भाई बहन है, ठीक है, वो एक दूसरे से अलग दिख सकते हैं। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि एवरी बेबी गेट्स अ मिक्स ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम बोथ पेरेंट्स थ्रू गैमेट, ऐसा क्यों है, क्योंकि हर बच्चा है जो दोनों माता पिता से गैमेट्स के थ्रू क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेता है, तो अब उसे दोनों का मिला है ना, माता और पिता दोनों के गैमेट्स के थ्रू मिला है, तो दोनों का उसको मिक्सचर मिला है, तो इसीलिए क्या है कि वो सेम नहीं होते। Each gamete carries a different set of instructions for things like eye color, hair type and more. और जो हर गैमेट होता है वो आंखों के रंग, बालों के टाइप और बाकी जो गुण होते हैं, ठीक है, उनके लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस का सेट रखता है। These instructions mix in different ways when the sperm and eggs joins to form a baby. और ये जो instructions होते हैं तब अलग अलग तरीकों से मिलते हैं, जब क्या है कि sperm है जो मेल से एंड जो एग है फीमेल से, ये जॉइंट होते हैं, जॉइंट होके क्या एक बेबी बनाता है। These instructions mix in different ways each time. ये instruction mix होते हैं हर बार, ठीक है, हर बार क्या अलग अलग तरीके से। So each child is unique, इसलिए हर एक बच्चा अनोखा होता है। No wonder one child may inherit a nose similar to mother and another may inherit eye similar to father. कि इसलिए हैरानी नहीं कि एक बच्चा अपनी माँ जैसी नाक विरासत में पाए और दूसरा बच्चा क्या है, अपने पिता जैसी आंखें। इट ऑल डिपेंड्स ऑन विच पीसीस ऑफ द पेरेंट्स इंस्ट्रक्शन बुक सेट came टुगेदर। और ये सब तो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो पेरेंट्स हैं, उनके माता पिता हैं, उनकी जो इंस्ट्रक्शन बुक है, उसके कौन से हिस्से मिलकर आए, ठीक है।
तो ये हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया था। अब हमें बताना है कि जो प्लांट है ना, प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट्स यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर फ्लावर्स टू प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट। कि प्लांट्स हैं अलग अलग टाइप के फ्लावर का, ठीक है, यूज करते हैं। क्यों क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें मेल और फीमेल गैमेट बनाने के लिए करते हैं, ठीक है, अलग अलग जो पार्ट का यूज है, क्योंकि फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं। पोलन ग्रेन्स फाउंड इनसाइड द एंथर ऑफ अ फ्लावर आर द मेल गैमेट। और जो पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, क्या कह रहा है कि जो पोलन ग्रेन है जो कि एंथर के अंदर होता है, एंथर क्या है, फ्लावर के अंदर होता है, जिसमें कि मेल गैमेट होता है। वाइल ओव्यूल, जबकि ओव्यूल्स जो पाया जाता है इनसाइड द फ्लावर, ठीक है, ये ओव्यूल है और ये एंथर है, ठीक है। तो ओव्यूल का फ्लावर के अंदर पाया जाता है, ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा फीमेल गैमेट, और ये क्या होता है, ठीक है, ये होगा हमारा मेल गैमेट, और ये होता है हमारा फीमेल गैमेट, ठीक है, ये हमारा फीमेल गैमेट। पोलन इज कैरी टू अनदर फ्लावर बाय विंड। और जो पोलन है, अब वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, हवा से, इंसेक्ट कीड़े मकोड़ों की हेल्प से और जानवर की हेल्प से। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलिनेशन, ठीक है, जब पोलन क्या है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। When the male and female gametes combine, और जब मेल और फीमेल दोनों के गैमेट कंबाइन होता है, तो इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। कब कहेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, कि जब मेल और फीमेल की गैमेट कंबाइन होते हैं तो उसे हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और फर्टिलाइजेशन होती है जब, तो क्या है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, दैट बिकम्स द सीड, जो कि क्या बनाता है, एक बीज को बनाता है। द फ्लैशी पार्ट ऑफ द फ्लावर, और जो फ्लैशी मांसल पार्ट होता है फ्लावर का, किसके चारों तरफ, ओव्यूल के चारों तरफ, वो किस में विकसित होता है, डेवलप होता है, वो एक फ्रूट में, ठीक है, फ्रूट में डेवलप होता है। When birds और animals eat the fruit, जब देखो कोई भी बर्ड या एनिमल फ्रूट को खाते हैं, the seeds often get dropped far from the original plant, a helpful way for plant to spread। कि क्या कह रहा है कि जब कोई जानवर है या कोई भी बर्ड है, उन्होंने कोई फल खाया, तो बीज अक्सर क्या होते हैं कि मतलब जो पौधे होते हैं उनसे, ओरिजिनल प्लांट होता है उनसे दूर गिरते हैं, जो पौधों के फैलने का एक क्या है, बहुत ही हेल्पफुल वे है। That's how a banyan seed dropped by a bird that are a fruit and excreted the seed might sprout in a crack in a wall after the rains। क्या कह रहा है कि इसी तरह जो बरगद का बीज होता है, जिसे मान लो किसी बर्ड ने खाया और बीज को क्या कर दिया, अपने जो एक्सक्रीट जो वेस्ट होता है उसके साथ गिराया, ठीक है, बारिश के बाद दीवार की दरार में उग सकता है, ऐसा भी हो सकता है। When seeds get water, और जब उन बीजों को पानी मिल जाता है, they use stored nutrient, वो न्यूट्रिएंट को स्टोर करते हैं, ठीक है, वो यूज करते हैं स्टोर न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो रूट्स एंड शूट्स। तो वो क्या करते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका यूज जो रूट्स हैं और जो शूट्स हैं उनको उगाने में करते हैं। Remember in grade 6 you had studied the germination of seeds where you observed tiny shoots and the फर्स्ट लीव्स अपीयर। कि ग्रेड 6 में ना आपने स्टडी किया था जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड का मतलब क्या होता है कि जब आप एक बीज उगाते हो, ठीक है, तो आप उसको पानी देते हो, डेली इसको सनलाइट देते हो, है ना। तो ये चीजें जब उसको मिलती है तो वो क्या होता है कि धीरे धीरे जब उगना शुरू करता है ना, धीरे धीरे उसमें छोटे छोटे टाइनी शूट को आप देखते हो, और जब उसमें सबसे पहली पत्ती निकल के आती है ना, तो आप क्या बोलते हो कि सीड है वो जर्मिनेट हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, अब हम बताएंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्लांट्स में, सॉरी एनिमल्स में कैसे होता है। इन एनिमल, जानवरों में, गैमेट्स आर कॉल्ड स्पर्म मेल, ठीक है, गैमेट्स होता है जो उसको स्पर्म कहते हैं, और जो एग होता है फीमेल, ठीक है, फीमेल में। फर्टिलाइजेशन में टेक प्लेस इन वाटर, फर्टिलाइजेशन पानी में भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेल एंड फीमेल फिश और फ्रॉग्स इजेक्ट स्पर्म एंड एग। कि मेल है, मान लो मेल है, उसमें उसने अपना स्पर्म, और फीमेल ने एग को क्या किया, इजेक्ट किया रिस्पेक्टिवली इनटू द वाटर, पानी में, ठीक है, पानी में उन्होंने उसको रिलीज किया। वेयर दे कंबाइन टू फॉर्म द जाइगोट। अब क्या होगा, दोनों के दोनों जब पानी में क्या होंगे, वो दोनों के दोनों कंबाइन होंगे, ठीक है, क्या होंगे, कंबाइन होंगे, तो कंबाइन होके वो जाइगोट बनाएगा।
इन these animals the development of the zygote into, ठीक है, into an embryo also take place in water। और इन जानवरों में जो डेवलपमेंट है किसकी, जाइगोट की, वो उसका जाइगोट का जो भ्रूण में विकास भी पानी में ही होता है, ठीक है। एम्ब्रियो भ्रूण को कहते हैं। इन बर्ड्स एंड मैमल्स, बर्ड्स और मैमल्स में अगर हम उसमें चाहे इंसान को भी इंक्लूड करें तो स्पर्म आर डिपॉजिटेड इनसाइड द फीमेल, स्पर्म कहाँ डिपॉजिट हो जाता है, फीमेल की बॉडी में। एंड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस व्हेन द स्पर्म स्विम टुवर्ड्स द एग प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल। और फर्टिलाइजेशन कब होती है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कब होती है, जब स्पर्म स्विम करते हुए फीमेल की एग की तरफ आता है, ठीक है। आफ्टर दिस स्टेप, इस स्टेप के बाद जो बर्ड्स और मैमल्स होते हैं फॉलो डिफरेंट प्रोसेसेस, उसके बाद क्या आता है कि उनमें क्या है कि अलग अलग क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं। इन बर्ड्स, बर्ड्स में द फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट इज लेड बाय द फीमेल। और अगर हम बर्ड की बात करें, ठीक है, तो बर्ड में जो एग फर्टिलाइज होता है वो मादा द्वारा मतलब फीमेल द्वारा ले किया जाता है। The development of the zygote into an embryo happens after the egg is laid during the hatching process। कि जो जाइगोट का जो एम्ब्रियो में डेवलपमेंट है वो अंडे देने के बाद, ठीक है, अंडा देने के बाद और जो फर्टिलाइज्ड एग के हैचिंग, हैचिंग की प्रोसेस, हैचिंग होता है उसके फूटने की प्रोसेस के दौरान होता है। Think about how much food the female parent has to put into each egg. It has to last for the developing embryo until it hatches। कि सोचिए कि जो फीमेल बर्ड को हर अंडे में कितना फूड रखना पड़ता है, ये डेवलप होते एम्ब्रियो के लिए अंडा फूटने तक क्या होना चाहिए, इनफ होना चाहिए। दिस इज वन स्ट्रेटेजी टू एंश्योर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने की क्या है, एक स्ट्रेटेजी है, रणनीति है। इन मोस्ट मैमल्स, ज्यादा मैमल्स में द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू एन एम्ब्रियो टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। कि जो मोस्टली मैमल्स होते हैं उनमें जो डेवलपमेंट होती है जाइगोट की एम्ब्रियो में वो होती है फीमेल की बॉडी के अंदर। The mother's body provides all the food and oxygen the baby needs to grow until it is born। और जो देखो मदर की बॉडी, अब देखो मदर की जो बॉडी होती है, ठीक है, वो क्या करती है, उसकी माँ का जो शरीर होता है वो बच्चे को जन्म तक, जब तक उसका जन्म नहीं होता तो उसको बढ़ने के लिए जो भी इसको खाना चाहिए, जो भी ऑक्सीजन चाहिए तो वो उसको प्रोवाइड करता है। दिस इज अ डिफरेंट वे ऑफ गिविंग न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग बेबी। और ये एक अलग डिफरेंट अलग वे है न्यूट्रिशन देने का डेवलपिंग बेबी को, कंपेयर टू एनिमल्स लाइक बर्ड्स दैट ले एग्स। किसके कंपैरिजन में, किनके कंपैरिजन में कह रहा है, उन एनिमल्स के कंपैरिजन में जो अंडे देते हैं जैसे कि बर्ड्स। वट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, क्या फायदे हैं क्या नुकसान हैं ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस वर्सेस लेइंग एक्स, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है किसके बीच में, एक तो जो बच्चे को जन्म दे रहा है या अंडे देने में, ठीक है, तो दोनों में क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है। डू यू थिंक एनिमल्स लाइक डॉग्स काउ और ह्यूमन कुड ले एग्स लाइक बर्ड, कि क्या आपको लगता है कि कुत्ते गाय या इंसान भी बर्ड्स की तरह अंडे दे सकते हैं, वाई और वाई नॉट, क्यों या क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, ठीक है। अब देखते हैं हम अपना अगला नेक्स्ट टॉपिक 13.6 व्हाट आर द थ्रेट्स टू लाइफ ऑन अर्थ। We know that life on earth depends on a delicate balance of living and non-living things working together। कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पे जो लाइफ है वो लिविंग और नॉन लिविंग के आपस में मिलकर काम करने के लिए वो क्या है, एक डेलिकेट बैलेंस पर डिपेंड करता है। बट ह्यूमन एक्शंस आर डिस्टर्बिंग दिस बैलेंस, पर जो हम इंसानों की जो एक्शन है, गतिविधियां, वो इस बैलेंस को डिस्टर्ब कर रही है, बिगाड़ रही हैं। इवन स्मॉल चेंजेस इन ग्लोबल टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल्स और द ओजोन लेयर कैन पुट लाइफ एट रिस्क। इवन कि जो छोटे छोटे चेंजेस हैं, ठीक है, चाहे वो टेम्परेचर है, चाहे वो ऑक्सीजन का लेवल है या ओजोन लेवल,
ओज़ोन लेयर है हमारी, है ना? उसमें जो छोटे-छोटे चेंजेस भी हुए ना अगर, तो वो भी क्या कर सकती है, हमारी लाइफ को खतरे में डाल सकती है। Today, the biggest environmental challenges that we face are climate change. आज के टाइम में जो सबसे बड़ा एनवायरनमेंट के लिए चुनौती है, जो हम सामना कर रहे हैं, वो क्या है? वो है क्लाइमेट में चेंज, बायोडाइवर्सिटी का जो नुकसान हो रहा है और जो पोल्यूशन है, टुगेदर नोन एज द ट्रिपल, ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ट्रिपल प्लानेटरी क्राइसिस कह रहे हैं। मतलब कि ये जो तीनों चीज है, क्लाइमेट में चेंज, बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस और जो पोल्यूशन है, ये तीनों को मिलकर हम क्या कह रहे हैं, ट्रिपल प्लानेटरी क्राइसिस, यानी त्रिग्रह संकट कहा जा रहा है। ये तीनों बहुत ही बड़ी हमारी एनवायरनमेंट के लिए चैलेंज है। Burning fossil fuels like coal and oil releases greenhouse gases like carbon dioxide and methane। कि जब फॉसिल फ्यूल्स हैं, जब वो जलते हैं, ठीक है, तो उनके जलने से जो ठीक है, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स के जलने से, कौन से फॉसिल फ्यूल, जैसे कोयला हो गया, तेल हो गया, इनके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। दिस ट्रैप इवन मोर हीट इन द एटमॉस्फेयर विच कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। और ये गैसें एटमॉस्फेयर में और ज़्यादा गर्मी को ट्रैप कर लेती है, जिससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। नॉर्मली अर्थ कीप्स अ बैलेंस सिंस ट्रीज, प्लांट्स एंड इवन टाइनी ओशन प्लैंक्टन्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एज दे ग्रो। और नॉर्मली पृथ्वी एक बैलेंस बनाए रखती है, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं, समुंदर के जो छोटे प्लैंक्टन्स हैं, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। बट व्हेन वी बर्न फॉसिल फ्यूल, पर जब हम इनको जलाते हैं फॉसिल फ्यूल्स को, तो वी रिलीज एक्स्ट्रा कार्बन दैट हैज बीन लॉक्ड अंडरग्राउंड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो जब हम इन फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, तो हम एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, जो लाखों सालों से धरती के अंदर बंद था। द अर्थ कैन नॉट एब्जॉर्ब दिस फास्ट इनफ, सो द हीट बिल्ड्स अप। और जो पृथ्वी है, वो इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इसलिए गर्मी बढ़ने लगती है। इवन अ स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर कैन मेल्ट आइस कैप्स, रेज सी लेवल, which could flood many coastal cities, cause extreme weather conditions and lead to many plants and animals disappearing। क्या कह रहा है कि इवन अ स्मॉल इंक्रीज, कि अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर में चेंज हुआ, है ना, थोड़ा सा भी बढ़ाव हुआ, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो आइस कैप है, वो क्या हो जाएंगी, मेल्ट हो सकते हैं, जो समुंदर का लेवल है वो बढ़ सकता है, जिसकी वजह से जो कोस्टल एरिया है, ठीक है, कोस्टल सिटीज हैं, उनमें क्या आ जाएगी, बाढ़ आ सकती है, वो डूब सकता है, जिसकी वजह से कोज एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, ठीक है, और जो बहुत ज्यादा जो मौसम में चेंज ला सकता है, और कई पौधे और जानवरों के क्या डिसअपियर होने की पॉसिबिलिटी को भी बढ़ा सकता है। These long-term changes in temperature, rainfall and weather patterns are called climate change। और ये जो लॉन्ग टर्म, है ना, ये जो लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं, किसमें, टेम्परेचर में, बारिश में, या वेदर के पैटर्न में, इनको हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट चेंज कहते हैं। When natural habitats are destroyed, plants and animals may disappear, upsetting ecosystem। कि जब नेचुरल हैबिटेट हैं जो, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो पौधे, अब देखो, उनका अपना नेचुरल जो हैबिटेट अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया, कोई जानवर है, कोई भी है, तो वो जानवर वो कहाँ जाएंगे, तो वो भी तो क्या हो जाएंगे, वो भी डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो हमारा इकोसिस्टम है, वो क्या हो जाता है, बिगड़ता है। फॉर एग्जाम्पल एज वी सा इन चैप्टर 12, एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने चैप्टर 12 में देखा कि इफ ग्रास इज वैनिश, अगर घास खत्म होगी, तो एनिमल्स दैट फीड ऑन देम लाइक डेयर और ग्रास होपर स्ट्रगल टू सर्वाइव। अगर मान के चलो कि जो घास है खत्म हो जाए, तो जो हिरन होता है या जो ग्रास होपर है, उनको खाना, उनको तो खाने के लिए क्या है, अपनी मतलब कि उनको अब वो खाना खाना है, उनको जिंदा रहना, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनको जीवित रहने के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। एंड विदाउट हार्बीवोरस प्रेडेटर्स लाइक टाइगर्स और फॉक्सीज लॉस देयर फूड टू। और अगर मान के चलो कि ये ग्रास हॉपर और ये हिरन वगैरह भी ना रहे, ठीक है, बिना इन हार्बीवोरस के जो इनका शिकार करते हैं, ठीक है, जैसे लोमड़ी, टाइगर हो गए, तो अगर ये हार्बीवोरस ना रहे, तो इनके लिए भी खतरा हो जाएगा।
है ना, बाघ या लोमड़ी जैसे, इनको भी भोजन नहीं मिल पाएगा, तो ये भी लॉस कर देंगे अपने फूड को। एवरी टाइप ऑफ लिविंग थिंग हैज़ अ रोल, हर टाइप के लिविंग थिंग का कोई ना कोई रोल है। एंड लॉसिंग इवन अ फ्यू वीकन्स नेचर्स एबिलिटी टू सपोर्ट लाइफ, और इसमें से कुछ के भी नष्ट होने की, अगर एक भी डिस्ट्रॉय होता है तो उससे हमारी नेचर के जीवन को सहारा देने की जो भी एबिलिटी है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। पोल्यूशंस ऐड टू द प्रॉब्लम, पोल्यूशन है जो, ठीक है, वो प्रॉब्लम को बढ़ाता है। एयर पोल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्री, फैक्ट्री से जो एयर पोल्यूशन है, व्हीकल्स जो वाहन, एंड बर्निंग फ्यूल्स, फ्यूल्स के जलने से हार्म्स बोथ पीपल एंड द नेचर, वो क्या है, दोनों को ही, लोगों को भी और क्या है, हमारी प्रकृति को भी नुकसान पहुंचाता है। इट कैन कॉज ब्रीदिंग प्रॉब्लम, इसकी वजह से सांस लेने जैसी प्रॉब्लम, डैमेज क्रॉप, फसलों को डैमेज, एंड लीड टू स्मोक एंड एसिड रेन, और इसकी वजह से क्या है कि स्मोक और एसिड रेन का कारण भी ये बन सकता है। क्लाइमेट चेंजेस अफेक्ट्स एवरीथिंग, क्लाइमेट में चेंज होना हर चीज को क्या करता है, असर पड़ता है उस पे। फ्रॉम क्रॉप ग्रोथ एंड वाटर सप्लाई टू वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स एंड ह्यूमन हेल्थ, ठीक है, ये हर चीज को इफेक्ट करती है, चाहे वो हमारी फसलों की ग्रोथ हो, चाहे वो पानी की सप्लाई से लेकर जो वाइल्ड लाइफ है ना, उनकी हैबिटेट और ह्यूमन की हेल्थ तक, उन सबको इफेक्ट करेगा। टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है, लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए अर्थ पर वी नीड टू कट पोल्यूशन, हमें सबसे पहले तो पोल्यूशन को कम करने की जरूरत है। यूज क्लीनर एनर्जी यूज करें, एंड मेक वाइजर चॉइसेस, और अपने क्या की बेटर चॉइस चुनने की आवश्यकता है। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट लाइफ ऑन अर्थ फ्लोरिशेस विद इन डेलिकेट बैलेंस सपोर्टेड बाय इंटरडिपेंडेंट नेचुरल सिस्टम, कि हमने ये भी सीखा है कि पृथ्वी पर जीवन है, ठीक है, जो जीवन है जो अर्थ पर, ठीक है, निर्भर प्राकृतिक प्रणालियों द्वारा समर्थित एक जो डेलिकेट नाजुक सा संतुलन के अंदर कैसा है, फलता फूलता है। हाउएवर दिस बैलेंस इज इंक्रीजिंगली, ठीक है, और ये जो बैलेंस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कैसे, थ्रेटेंड बाय ह्यूमन एक्शंस, ठीक है, ये जो बैलेंस है हम इंसानों के, ठीक है, इंसानों के काम की वजह से खतरे में पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अ लिटल लेस और मोर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, और अ लिटल लोअर और हायर टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, और अ लिटल लेस ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर कुड इंडेंजर लाइफ ऑन द अर्थ। उदाहरण के लिए कि हवा में थोड़ी कम या ज़्यादा ऑक्सीजन, या पृथ्वी का थोड़ा कम या ज़्यादा टेम्परेचर, या जो एनवायरनमेंट है उसमें, एटमॉस्फेयर है उसमें थोड़ा कम ओजोन, पृथ्वी पर हमारी जीवन को क्या है, खतरे में डाल सकता है। अगर कोई भी चीज इनबैलेंस हुई तो वो इफेक्ट करेगा। एवर हर्ड ऑफ, क्या कभी सुना है, कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैव मेड ग्लोबल एग्रीमेंट्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, कि दुनिया भर के देशों ने एनवायरनमेंट की रक्षा के लिए क्या ग्लोबल एग्रीमेंट किए हैं। द कौन से एग्रीमेंट है, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में हेल्प रिड्यूस हार्मफुल केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ठीक है, तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसने क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे हानिकारक रसायनों को कम करने में मदद की। अलोइंग द ओजोन लेयर टू स्लोली रिकवर, जिससे ओजोन परत धीरे धीरे ठीक हो सकी। द अर्थ समिट 1992 led to international efforts on climate change and biodiversity, जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 ने, इन्होंने जो क्लाइमेट चेंज और जो बायोडाइवर्सिटी पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को जन्म दिया। लेटर बाद में क्या हुआ था, द क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में, एंड पेरिस एग्रीमेंट 2015 में, कमिटेड कंट्रीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ठीक है, तो इसने क्या किया, ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए क्या किया है, ठीक है, इन्होंने ये एग्रीमेंट किए हैं। The Paris Agreement set a goal to limit global warming to below 1.5 degrees Celsius, but as of 2025 the world is not on track to meet the goal। और जो पेरिस समझौते ने ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक लिमिट, मतलब इतना करने का इसने गोल रखा, लेकिन 2025 तक दुनिया उस गोल को ये क्या पूरी करने की राह पर नहीं है।
Much more action is needed to avoid any more adverse effect of climatic change. कि जलवायु परिवर्तन जो भी क्लाइमेट चेंज की किसी भी और ठीक है प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए बहुत ज्यादा कार्रवाई की जरूरत है. वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन आर सीरियस थ्रेट्स टू लाइफ. कि जो वाटर और सॉइल पोल्यूशन है ये बहुत ही हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा गंभीर खतरे हैं. फैक्ट्री फार्म एंड प्लास्टिक वेस्ट हार्म एक्वाटिक लाइफ एंड मेक वाटर अनसेफ. जो फैक्ट्री है, फार्म है और जो प्लास्टिक वेस्ट है, ठीक है, ये नुकसान करता है किसे. अब जो भी फैक्ट्री वगैरह से मान लो कि जो भी केमिकल्स वगैरह प्लास्टिक वेस्ट है उनको ये नदियों में ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो जो नदियों में जो एक्वाटिक लाइफ है उस पे क्या होगा, उनको नुकसान करता है. एंड मेक वाटर अनसेफ, और पानी को क्या बनाता है, असुरक्षित बनाता है. Excess fertilizers and poor waste disposal pollute soil, reduce crop yield and spread harmful substances through the food chain. और जो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का अगर यूज़ करते हैं और जो वेस्ट है, डिस्पोजल है, वो मिट्टी को क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं, जिससे कि हमारी फसल क्या है, कम होती है. और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो हमारी फूड चेन में क्या है, ठीक है, फूड चेन के थ्रू वो क्या कि जो हार्मफुल चीजें उनको फैलाते हैं. प्रोटेक्टिंग देम रिक्वायर्स बेटर वेस्ट मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस. उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें बेटर वेस्ट मैनेजमेंट और क्या है, टिकाऊ खेती के तरीकों की आवश्यकता है. हमें इन चीज़ों को फॉलो करना होगा, तभी हम क्या है कि पोल्यूशन से बचा सकते हैं. वी हैव सीन अबव दैट ऑल द अर्थ सिस्टम सच एज hydrosphere, biosphere, atmosphere and geosphere are connected, so damage to one can affect the others. हमने ऊपर देखा कि सभी जो पृथ्वी प्रणालियां हैं, ठीक है, चाहे वो हाइड्रोस्फेयर है, बायोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर या जियोस्फेयर है, वो आपस में जुड़ी हुई है. इसलिए अगर एक को नुकसान पहुंचाते हैं तो उससे दूसरे पर भी असर होता है. प्रोटेक्टिंग द क्लाइमेट मीन्स कटिंग डाउन ऑन ग्रीन हाउस गैसेज बाय यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर एंड wind, improving energy use and choosing environmentally friendly ways to travel. कि अगर हम क्या करते हैं, मतलब क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या है कि जो हमारे सोलर और विंड जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका यूज करके, ठीक है, अगर हम इम्प्रूव करें अपनी एनर्जी यूज को और चूज करें क्या, एनवायरमेंटली फ्रेंडली, ठीक है, मतलब इस तरीके से हम अपनी ट्रैवल कहीं करने के लिए हम ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या है, एनवायरमेंट फ्रेंडली वेज को फॉलो करना चाहिए. ठीक है, तो अगर हम ऐसे करते हैं तो तब जाके हम क्या है कि अपने क्लाइमेट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं. एट द सेम टाइम पर प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी इज की एज डाइवर्स इकोसिस्टम्स आर स्ट्रोंगर एंड मोर बैलेंस. और साथ ही संरक्षण क्या कह रहा है वो, कि जो साथ ही जो संरक्षण, ठीक है, जैसे कि जो डाइवर्सिटी है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो डाइवर्स इकोसिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है. लोकल कम्युनिटीज कैन प्ले अ बिग रोल इन यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज सस्टेनेबली. और स्थानीय समुदाय जो लोकल कम्युनिटी है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है. किसमें रोल प्ले कर सकती है, कि अगर क्या करें, नेचुरल रिसोर्सेज का अच्छे से क्या है यूज़ किया जाए. एवरीवन कैन हेल्प, हर कोई मदद कर सकता है. कैसे, रीयूजिंग, रिपेयरिंग एंड रिसाइकलिंग आइटम्स लाइक क्लोथ्स एंड प्लास्टिक रिड्यूस पॉल्यूशन एंड वेस्ट. कि अगर कपड़े और प्लास्टिक जैसी चीजों का हम दोबारा से यूज कर लें, उसको रिपेयर कर लें, उसको रिसाइकल कर लें, तो ऐसे हम पोल्यूशन और कचरे को कम कर सकते हैं. स्मॉल एक्शंस लाइक सेविंग एनर्जी एंड वाटर एड अप. अगर हम छोटे छोटे एक्शन करते हैं, ठीक है, अगर हम छोटे एक्शन करते हैं तो उससे क्या होगा, छोटे एक्शन करेंगे तो छोटे एक्शन से हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं और वाटर को एड अप कर सकते हैं वाटर के. लर्निंग मोर, शेयरिंग आइडियाज एंड इनकरेजिंग अदर्स ऑल्सो मेक अ डिफरेंस. और ज़्यादा सीखना, अपनी थॉट को शेयर करना और दूसरों को क्या करना, इनकरेज करना भी बदलाव लाता है. इन कंक्लूजन, सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ नीड्स एक्शन फ्रॉम ऑल ऑफ अस, फ्रॉम लोकल कम्युनिटीज टू ग्लोबल लीडर्स. कि अगर हम कंक्लूजन निकालें तो पृथ्वी पे अगर जीवन को बनाए रखना है तो उसके लिए हम सभी को
जो कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है? स्थानीय जो लोकल कम्युनिटी से लेकर चाहे जो ये लीडर तक है, ठीक है? चाहे वो सिंपल नॉर्मल कम्युनिटी से चाहे वो ग्लोबल लीडर तक है, उन सबको काम करने की, कार्रवाई करने की ज़रूरत है। बाय वर्किंग टुगेदर एक साथ काम करके एंड लिविंग रिस्पॉन्सिबली और अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से जीकर वी कैन प्रोटेक्ट दिस यूनिक प्लैनेट एंड इट्स फ्यूचर। और तो अगर हम इस तरीके से मिलकर काम करें, ज़िम्मेदारी से रहें, तो हम ये जो हमारा यूनिक प्लैनेट है, इसे और इसके फ्यूचर की हम क्या है, रक्षा कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का इस चैप्टर का पार्ट 2। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया हो। ये हमारा लास्ट ही चैप्टर है हमारी इस बुक का। तो ध्यान से पढ़िएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ।